हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वही टॉपिक इसलिए बताएंगे क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना के जितने भी अब तक घटनाएं घटी हैं, WHO की इन्फॉर्मेशन को रीड करने की, इसीलिए अब तक हमने बहुत समय लगाया। इतने दिनों तक यूट्यूब पर कोरोना से रिलेटेड हमने वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में समय लग रहा था और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए सबकी जानकारी, क्योंकि ये कि नहीं पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसलिए हमने ऑथेंटिक जानकारी लिया। उसके बाद आपको वीडियो इस तक आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग ये जानकारी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कप्पा वेरिएंट अभी चर्चाओं में रहा है, डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डिफरेंट टाइप के टर्म और सवाल ऐसे आए रहे हैं कि ये सब क्या होते हैं, कहाँ से कैसे आए, तो इनके बारे में जानकारी आपको पूरी बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि PPE किट क्या होता है, डबल म्यूटेंट क्या होते हैं, ट्रिपल म्यूटेंट क्या होते हैं, थर्ड वेव क्या है, सेकेंड वेव क्या है, क्वारंटाइन होना कब कैसे लगता है, कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में डेवलप की गई है, किस वैक्सीन का क्या रोल है, कितने % कारगर है, कितनी नहीं, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जानकारी के बाद आप लोगों को ये पता हो जाएगा कि कब किस स्थिति में आपको CT स्कैन या CT वैल्यू पता होनी चाहिए या R फैक्टर क्या है, सब चीज़ पूरी जानकारी दी जाएगी। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कब दवा खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। तो इसको वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोग विश्वास हो जाए कि हमारे रहन सहन का और अपने बचाव तरीके क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें। कोरोना वायरस लार्ज ग्रुप ऑफ क्राउन शेप वायरस का एक प्रकार है। कब शुरू हुआ? इसकी पहली सूचना दिसंबर 2019 में आए थे। कैसे? निमोनिया केस के रूप में आया था। कहाँ पे? चाइना में आया था। तो निमोनिया केस के रूप में चाइना में आया था। फ्रॉम सी फूड एंड लाइव एनिमल मार्केट, चाइना का। और उसमें देखा जाए तो ये एक रेस्पायरेटरी, कॉमन कोल्ड, सेवियर डिजीज़, सार्स कोविड, ये सब उसके नाम है। कहीं कहीं रेस्पायरेटरी डिजीज इन्फेक्शन वाला कहते हैं, कॉमन कोल्ड वाला इन्फेक्शन वायरस बोल देते हैं, कहीं कहीं सेवियर डिजीज़ का इन्फेक्शन वायरस बोल देते हैं, कहीं पर उसका पूरा नाम जो कि 2003 में आया था, SARS कोविड 2020। लेकिन जो कोरोना वायरस अभी जो आया कोविड-19, जिसको नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं, उसको अगर उसकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए बीच में जेनेटिक मटेरियल RNA के रूप में इसका एनवेलप दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर प्रोटीन स्पाइक है। प्रोटीन स्पाइक के बाद आप देखिए कि इसका पहली घटना वुहान शहर, चाइना के हुबेई प्रांत में हुआ था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। ये डेट याद रखनी है आपको। और भविष्य में ये बदल सकता है, ये यानी कि अपना अनसर्टेनिटी इस पे है, अपने शेप साइज़ को बदल लेता है। सार्स कोविड से मार्स कोविड साउथ अफ्रीका में 2012 में आया था। जब सार्स आया था कोविड-1 तो वो 2003 में आया था, और मार्स कोविड साउथ अफ्रीका में 2012 में आया। सार्स कोविड-2 जिसको बोलते हैं चाइना में 2019 में दिसंबर में आया था। ये पूरी आपको डेट पूरी बताई जा रही। ये जानवर से मानव में जाने पर स्पिल ओवर होता है। जानवर से मानव में जाने पर क्या होता है? स्पिल ओवर आता है। स्पिल ओवर का मतलब है ड्यू टू रेंज ऑफ फीचर, यानी कई प्रकार के रेंज अपना बदलते हुए, इसका मतलब ये हुआ। अब आपको इसी से संबंधित दूसरा जानकारी आपको देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अब ट्रांसमिशन इसका जो होता है, ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट। सिम्टम इसके क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड पहले होगा, उसके बाद एक्सपोजर पीरियड होगा, 5 से 6 दिन लगेंगे, 1 से 14 दिन के बीच की, मतलब कि ये लगभग इसका ड्यू होता है। फीवर आएगा इसमें, इसकी पहचान है सिम्टम के रूप में थकान, कफ, सोर थ्रोट, रेस्पायरेटरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, अंत में लॉस ऑफ वेट हो जाता है, स्मॉल स्किन रेसेस आ जाते हैं, निमोनिया, ऑर्गेन फेलियर हो जाता है, अंत में डेथ हो जाती है। ये सब इसकी सिम्टम्स हैं। 80% रिकवर विदाउट ट्रीटमेंट हो जाता है। बट ओल्डर पीपल को ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे उनको अगर डायबिटीज़ है, क्रोनिक है, श्वसन संक्रमण है, या उनको कैंसर या ओबेसिटी या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज़ है, तो ये प्रॉब्लम उनको आती है और ज़्यादा उन्हीं को इन्फेक्टेड की गई। इसके R फैक्टर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके डायग्नोसिस करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR के माध्यम से को डायग्नोस किया जाता है। जेनेटिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट के लिए सेरोलॉजी, इन प्रीवियस इन्फेक्शन के केस में सेरोलॉजी किया जाता है। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है।
प्रिवेंशन की अगर बात किया जाए तो देखिए मास्क यूज़ करना चाहिए, माउथ और नोज़ दोनों ढके रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस यानी 2 गज, 1 मीटर हालांकि लिखा रहता है लेकिन 2 गज का मतलब लगभग 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। पीपी किट जो हेल्थ वर्कर हैं उनको पीपी किट पहनना चाहिए। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताया। क्वारंटीन होना एक सबसे बचाव का लक्षण है। वेरिएंट इसके कई प्रकार के चर्चाओं में आए हैं। टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर, दवा एंटीबायोटिक खाने से वैसे ही O2 की डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों, तो O2 लेवल कम हो जाता है लेकिन डॉक्टर मरीज को बहुत परेशान कभी कभी कर देते हैं, डरा देते हैं। फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें म्यूटेशन होता है, आप क्वेश्चन ये आता है कि म्यूटेंट क्या है, डबल म्यूटेंट क्या आता है। इसमें म्यूटेशन होता है, इसके वेरिएंट होते हैं, इसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, जैसे UK स्ट्रेन, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, इनका म्यूटेशन डबल बार, अगर 2 बार इनका म्यूटेशन हो उसे डबल म्यूटेशन बोलेंगे, तो डबल म्यूटेंट उसको बोलेंगे। इंडियन स्ट्रेन आ गया। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड को RNA म्यूटेंट होता है, तो जब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड RNA म्यूटेंट होता है तो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट हमारी बॉडी में एक बार अगर रेप्लिकेट हो गया तो 1 म्यूटेंट हुआ। एंटीबॉडी हमारी वाई एंटीबॉडी रहता है जिसको गामा बोलते हैं। वैक्सीन भी गामा एंटीबॉडी का प्रोडक्ट करता है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, वायरस को नहीं किल करता है, केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है जो वैक्सीन होती है। यह वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि कप्पा वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। अब देखते हैं कि कप्पा वेरिएंट B.1.67.1 वेरिएंट को ही कप्पा वेरिएंट कहा जाएगा, जबकि B.1.617.2 को डेल्टा कहा जाएगा। WHO ने 12 जुलाई 2021 को घोषित किया। देश के नाम से बहस हो गई थी इसलिए इसको वेरिएंट के नाम से बताया गया। कप्पा, डेल्टा, अल्फ़ा ग्रीक वर्ड हैं। कप्पा यूपी में देखा गया है और अल्फ़ा UK यूनाइटेड किंगडम में B.1.1.7 सितंबर 2020 में देखा, 18 दिसंबर को घोषित किया गया था। जो बीटा है वो साउथ अफ्रीका में देखा गया था, बीटा 1.351 मई 2020 में देखा गया था और 18 दिसंबर 2000 को WHO ने घोषित किया। गामा ब्राज़ील में ये ही अकेला है जो सबसे कम है लेकिन ख़तरनाक सबसे ज़्यादा हुआ था। ब्राज़ील में 11 जनवरी 2021 घोषित किया गया। भारत में डेल्टा B.1.617.2 को डेल्टा बोला जाएगा। 4 मई 2021 को इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया। ध्यान दीजिएगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा गया जब डेल्टा को, और 11 मई 2021 को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। ये वर्ड ध्यान देना है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। ब्राज़ील में जीटा P.2 24 मई 2021 घोषित। थीटा भी फिलीपींस में P.3 आया। डेल्टा वेरिएंट अल्फ़ा के मुकाबले 40 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। 90% इसके केस UK में हैं। ये बात आपको हमने बताने की कोशिश किया है। उसके बाद देखते हैं, आपको सूचना दी जाएगी क्या कि R फैक्टर क्या, सवाल इस पे बने रहते हैं कि R फैक्टर क्या है। तो R फैक्टर की जानकारी आपको दी है। एक प्रकार का कैलकुलेशन है R फैक्टर कि कितनी रफ्तार से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। R0 तब चिंता हो जाता है जब 1 से ज़्यादा हो जाता है, और 1.37 मई में हो गया, चिंता की बात हो गई थी। अब इस प्रेजेंट टाइम में जुलाई में 0.88 पर है। 0.1 भी अगर R वैल्यू बढ़ जाती है तो संक्रमण रेट बढ़ जाता है। अगर 0 से कम है तो अच्छा है। और जो R फैक्टर है कैसे काउंट किए जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर 1 गुणते कितने ड्यूरेशन है, गुणते उसकी इम्पैक्टिविटी कितनी है। इन तीनों को अगर गुणा कर देंगे तो उससे पता चलता है कि R फैक्टर क्या। अगर 1.5 का मतलब R फैक्टर का मतलब होता है कि एक आदमी 1.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब सवाल यह है कि PPE किट क्या है। तो PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में पहना जाने वाला एक सुरक्षित उपकरण है। इसको हेल्थ वर्कर ज़्यादातर पहनते हैं, डॉक्टर, नर्सेज सभी लोग इसको पहनते हैं जिससे सुरक्षा उनको इन्फेक्शन न होने पाए। भारत सबसे ज़्यादा PPE किट बनाने वाला देश है। अब आपको हम और इसी में जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि CT स्कैन के बारे में बताने से पहले आपको हम 2 बातें और बता देंगे कि इसका CT वैल्यू क्या है। तो किसी की CT वैल्यू से क्या पता चलता है, तो CT मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड बोला जाता है। यह एक वैल्यू है। RT-PCR में यह बताता है कि वायरल लोड कितना है।
अर्थात कितने चक्र के कुल जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट होते हैं। यदि CT वैल्यू 35 से कम है तो उसे कोविड पॉजिटिव कहेंगे। यदि CT वैल्यू 35 से ज़्यादा है तो कोरोना निगेटिव होगा। 24 से कम होने पर कोरोना का लोड कम होता है, 24 से ज़्यादा होने पर कोरोना का लोड ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इन्फेक्शन का क्या फेस है। तो इन्फेक्शन ऐसे ही नहीं फैल जाता। इन्फेक्शन की स्टेज 1 होता है जिसमें बहुत नॉर्मल होता है, पता नहीं चल पाता, हल्का फुल्का फीवर आएगा, थोड़ा सा जो सर्दी जुकाम की स्थिति बन जाएगी। सेकंड स्टेज को पल्मोनरी फेज बोलते हैं। पल्मोनरी फेज 2 प्रकार का होता है, सेकंड ए सेकंड बी। सेकंड ए में तो O2 की ज़रूरत डिमांड नहीं पड़ती है, लेकिन सेकंड बी में O2 नीड पड़ती है। इसको ARDS बोलते हैं, और ARDS का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्पर्स सिस्टम। और थर्ड फेज जब आता है तो उस थर्ड फेज में ARDS अंग खराब होने लगते हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर की, इसी अवस्था में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। 5वें दिन इंक्यूबेशन पीरियड आता है, यहीं से सेकंड स्टेज बदल जाता है। 7वें से 10वें दिन के बीच सेकंड बी स्थिति आता है। इम्प्रूव फैक्टर ना होने पर 18 से 20वें दिन तक ये नॉर्मली डेथ स्टेज आ जाती है। स्टेरॉइड की समय ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आपको पूरा बात बताने की कोशिश किया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, अब आपको बताएंगे CT स्कैन। CT स्कैन नॉर्मली कराना नहीं चाहिए कोरोना वगैरह में। अब बहुत सिचुएशन ख़राब है तो 5वें दिन के बाद कराना चाहिए। 4 CT स्कैन अच्छी वैल्यू है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में ही करानी चाहिए। 5वें दिन क्रिटिकल सिचुएशन का अगर बन जाती है तो C की वैल्यू का 40% है तो नॉर्मल है। 25% में स्कोरिक होता है, 25 के स्कोर में निकाला जाता है CT वैल्यू CT स्कैन। तो CT स्कैन में 7 से कम है तो माइल्ड है, 18 से ज़्यादा है तो सीवियर इन्फेक्शन है। सीवियर यहाँ पर S होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे भी कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग बताने, तो 7 से 8 दिन बाद इसको दिखा लेना चाहिए, लेकिन है कि जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारे शरीर में IL-6 और डाई प्राइमर बनते हैं। CRP वैल्यू भी एक रिएक्टिव वैल्यू है, जिसमें R जो है वहाँ पर रिएक्टिव है। P प्रोटीन इन्फेक्शन संक्रमण को कम, अगर संक्रमण कम है तो ये घटता है, संक्रमण ज़्यादा है तो बढ़ता है। वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन में 2 प्रकार की वैक्सीन भारत में डेवलप, मतलब कि दिखाया गया डेवलप, हालांकि डेवलप करने वाला तो भारत बायोटेक है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस डाला गया है। इसमें हिस्टीडीन और एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड डाला जाता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यही ऐसी चीज़ जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोविशील्ड की ही 5.5 ml डोज लेनी चाहिए, कोवैक्सीन की भी, लेकिन कोविशील्ड में 2 डोज लेते हैं, 6 से 8 हफ्ते का गैप रखते हैं इस, और जबकि कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते का गैप रखते हैं। और 2.8 डिग्री पर इसको स्टोर किया जाता है, लेकिन फ्रीज नहीं करना है। और एक बार ओपन होने पर 6 घंटे तक काम करता है, उसके बाद इसका काम करना। सीरम 1 ने इसको कोविशील्ड को बनाया था, ऑक्सफोर्ड प्लस एस्ट्रानेका की कंपनी ने बनाया था। इसमें चिंपैंजी प्लस एडिनो वायरस को डाला गया था, एडिनोविरिडी ग्रुप को डाला गया था। इसकी थोड़ा सा इंजेक्शन लगने पर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, हल्का सा भूख न लगना, फीवर, ऐसी इसकी पहचान हो सकती है। इसकी अवस्थाएं देखी जाती हैं। स्पुतनिक भी रसियन है। भारत में इसकी भारत पहला ऐसा देश, इसकी दूसरी जो है, पहला देश तुम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत में दूसरी ऐसी बाहरी वैक्सीन की यहाँ खेप आई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। नोवावैक्स USA की है, फाइजर, और ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। यह सब वायरल RNA होते हैं, और DNA इनको RT-PCR के माध्यम से DNA में चेक किया जाता है, फिर उसके RT-PCR में DNA को एम्पलीफाई किया जाता है। तो हमने आप लोगों को इसमें बहुत ऐसी जानकारी बताने की कोशिश किया। अब आपको हम ये बात बताएंगे कि कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, या उसके और भी तरीके क्या हैं। तो हम आपको यहाँ देखते हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि कोवी ऐप जो है वो पंजाब में डाला गया था पहली बार। माइक्रोस्कोपिक आकार का क्राउन शेप होता है जो कोरोना वायरस होता है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू पहली बार भारत में लगाया गया था, और 24 मार्च से लॉकडाउन 21 दिन का लगाया गया था। गूगल ने कोरोना हेतु google.com.covid19 जारी किया। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भारत में राजस्थान था। भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू में किया गया था। किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को ज़्यादातर प्रभावित करता है। महामारी घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य हरियाणा था। वुहान किस प्रांत में? हुबेई प्रांत में है, चाइना के। 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। सुनील छेत्री प्रवासी श्रमिक हेतु 1.7 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने पैकेज इसके लिए दिया था। और सुनील छेत्री को प्रवासी श्रमिक हेतु इनको एम्बेसडर बनाया गया है। IMF ने मंदी घोषित किया, कोविड-19 के कारण बताया कि मंदी आएगी। ऑपरेशन नमस्ते भारत ने शुरू किया था, थल सेना ने शुरू किया था। 5 मिनट में पुष्टि इसकी करने वाला एबोट लैब USA की है, पहली लैब है जो 5 मिनट पुष्टि कर दे कोरोना है, पॉजिटिव है कि नहीं। कोरोना कवच लोकेशन ट्रैक करने वाला इंडिया का ऐप है। कोविड-19 पुनर्वास राहत कोष CIIA ने की स्थापना किया है। 4.4 RBI ने रेपो रेट कोरोना को देखते हुए 4.4 रेपो रेट कर दिया था। ISA परियोजना IIT खड़गपुर, IIT गांधीनगर ने शुरू किया है।
और CDSCO को कोविड-19 टेस्ट किट मिनिस्ट्री के तहत कोविड मरीज हेतु रोबोट, पहली रोबोट जो है जयपुर में जयपुर ने बनाया था। अब सवाल ये आता है, एक कभी कोई साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम आ गया था। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर को बचाती है इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। जो हाइपर रिएक्टिविटी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको भी कम करने में मदद करता है। कोरोना के केस में ये ऐसा चीज़ आया साइटोकाइन स्टॉर्म, या फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें इन्फेक्शन में सिग्नल देता है, जब इन्फेक्शन हुआ रहता है तो O2 सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इम्यूनिटी को WBC से ताकत मिलती है। साइटोकाइन सेल में प्रोड्यूस होते हैं। सेल के बीच कम्युनिकेशन करना इनका काम है, फंक्शन को बताना इनका काम है। ये हेल्पफुल प्रोटीन कही जाती हैं। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइन अगर हो गया तो इससे रोग फैलेगा, इसलिए इसका कम प्रोडक्शन होता है तो रोग कम होता है। इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो। स्पुतनिक वी के बारे में मैंने बता दिया, CRP टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। जकावी ड्रग का यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में। रेमडेसिविर कोरोना पेशेंट को दी जाने वाली दवा है। फलूदा टेस्ट भी कोरोना हेतु ही की जाती है। इसकी पहली बार पहचान जो है 1960 में की गई थी। कोरोना की शुरुआती नाम इसका कोरोना वायरस रखा गया था, लेकिन 2019 में इसको कोविड-19 रखा गया। WHO ने इसको महामारी घोषित किया। 31/1/2020 को सार्स प्लस मर्स मिलाकर कोरोना वायरस बनाया गया था। पहला राज्य कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब था। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। दूसरी बात है, आपको हम ये बताएंगे कि जो आप लोग कहते हैं कि म्यूटेंट बदलाव कैसे, डबल म्यूटेशन क्या है। तो डबल म्यूटेशन एक प्रकार, जब किसी एक प्रकार का म्यूटेशन मतलब कि चेंजेज होते रहते हैं, जब एक प्रकार के कई उसमें सम्मिश्रण आ जाते हैं तो मान लीजिए सिंगल स्ट्रेन को 2 भागों में बांटा गया कि 5 अक्टूबर को पहली बार पता चला था, तो उसमें L452 रखा गया था। और जो सिंगल स्ट्रेन डबल वाले में था उसकी जो वैल्यू रखी गई थी वो B1.167.2 या डबल म्यूटेंट है। तो जब एक म्यूटेंट का संक्रमण एक से ज़्यादा एरिया में फैलने लगता है, उनमें 2 प्रकार के संक्रमण स्टेज आ जाते हैं, तो उसको ये डबल म्यूटेंट कहा जाता है। 20% ये महाफास्ट बहुत तेज़ी से होता है और इसका दिसंबर 2020 में नागपुर में पहली बार देखा गया। तो डबल स्ट्रेन डबल म्यूटेंट के रूप में देखा गया है। अब इसका हमने थोड़ा ट्रिपल म्यूटेशन भी हो सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए कि VOC की स्थिति है जो तेज़ी से फैलता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू किया गया भारत में, ये भी आपको जानकारी हमने दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए आप लोग कि इन्हीं में बदलाव करना, इन्हीं की जो जीन होता है इन्हीं में बदलाव करना होता है। किसी एक में बदलाव, मान ली पहली बार इसमें था तो एक बार म्यूटेंट हुआ, एक वेरिएंट है सिंगल, ये सिंगल वेरिएंट है। जब इसमें दूसरे वेरिएंट का कोई एक इसमें से जीन में चेंजेस कर दिया गया तो वो वेरिएंट, ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे सिंगल वेरिएंट के जगह पर डबल वेरिएंट आने लगे। तो अगर इसको वैक्सीन कवर तो कर ले जाता सिंगल वाले को, लेकिन जब इसको देखा जाएगा तो दूसरे वाला अगर उसमें इन्फेक्शन आ गया तो इसको वेरिएंट कवर नहीं कर पाता। इसी ही हम लोग सब स्ट्रेन कहते हैं और यही डबल म्यूटेंट का रूप है। सब स्ट्रेन यानी जब दूसरी बार उसमें इन्फेक्शन आए उसको ना कवर कर पाए तब वो सेकंड सब स्ट्रेन होता है और वही डबल म्यूटेंट होता है। इसे ही एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसमें चेंजेज होते हैं। जब चेंजेज होते रहते हैं जिसमें ज़्यादातर चेंजेज हैं तो वो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। और अगर ओल्ड वेरिएंट है तो मिक्स हो गया न्यू वाले वेरिएंट में, तब अभी हाइब्रिड हो जाएगा और इसे ही रीजनरेटेड एंटीबॉडी टोटल अनइफेक्टेड कहा जाएगा। और जब अनइफेक्टेड हो जाएगा तो इसे जेनेटिक शिफ्ट कहेंगे। और यह रेयर होता है लेकिन होता बहुत खतरनाक है। और यही जेनेटिक शिफ्ट ही पेंडेमिक होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट सामान्य होता है। ध्यान देना, जेनेटिक ड्रिफ्ट सामान्य होता है, जेनेटिक शिफ्ट पेंडेमिक होता है। डबल म्यूटेशन हमने आपको बताया ही। और बट फाइट आउट करना है इसको करने के लिए फाइजन लाना होगा और इसमें ट्रिपल म्यूटेशन की स्थिति को कंट्रोल करना होगा। तो हमने आप लोगों को पूरी स्थिति बताने की कोशिश की। आप देखिए यहाँ पर आप लोग जो करें डबल मतलब E484Q डबल म्यूटेंट है, L452R इन दोनों को मिलाया गया डबल म्यूटेंट में। और अगर इस डबल म्यूटेंट में P614R मिला दिया जाए तो ट्रिपल म्यूटेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डबल म्यूटेंट को 2 हैं और जब इसमें P614R मिला दिया तो ट्रिपल म्यूटेंट हो जाएंगे। ये तीसरी वैरायटी है। स्पाइक प्रोटीन पर ही ये पाया जाएगा और आसानी से सेल में घुस जाएगा। ये नुकसानदेह होता है। आप लोगों को हमने
सारे डोज के बारे में बताया, इन्फेक्शन के बारे में बताया, सीटी वैल्यू के बारे में बताया। आई होप आपको कोरोना से संबंधित सारी जानकारी लगभग आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। इससे आप लोग सचेत भी रहेंगे कि कोरोना का इन्फेक्शन की स्टेज क्या है, किस स्टेज पे दवा लेनी चाहिए, किस स्टेज पे दवा नहीं लेनी चाहिए, कब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, 4 में कैसे कैसे दिखाया गया, सब कब वेंटिलेशन की ज़रूरत होती, कब दवा की ज़रूरत होती, सब हमने आपको बताया।